अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रूह उर्दू में मैं आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहे होंगे, साथ ही अपने इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ होंगे। आगे की बात यह है दोस्तों कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे चैनल रूह उर्दू पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से मुतालिक निसाब और उसके इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हाल के वक्त में इकलौता चैनल है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को ही डेडिकेटेड है। मैं चाहूँगा कि इस चैनल पर आ रही तमामी क्लासेस को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस चैनल पर आ रही तमामी क्लासेस और मालूमात का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज की हमारी क्लास को हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं, इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। आज की हमारी क्लास का जो मौजू है वो है नज़्म अलबेली सुबह। नज़्म अलबेली सुबह हम जानते ही हैं कि इसके जो शायर हैं वो है जोश मले आबादी। हमारी नज़्म अलबेली सुबह के जो शायर हैं वो है जोश मले आबादी। जैसा कि आप लोगों को ये भी मालूम है कि हम लोग नज़्म की तशरीह जब भी हम लोग नज़्म पढ़ते हैं तो हमारा मामूल ये रहता है कि हम पहले नज़्म से मुतालिक उसका तारुफ, उसके अहम निकात या नज़्म से मुतालिक आने वाले तमामी सवालात जो बन सकते हैं उन पर गौर करते हैं। उसके बाद हम लोग इस नज़्म की तशरीह एक बार इस नज़्म को पूरी पढ़ेंगे, फिर उसके मुश्किल अल्फाज को देखेंगे और आखिर में मैं आप लोगों के सामने इस नज़्म की शेर ब शेर तशरीह पेश करूँगा। उम्मीद है साथियों दोस्तों कि आप लोग इस क्लास में आखिर तक बने रहेंगे और इस क्लास का ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पर हमने देखा कि हमारी नज़्म अलवेली सुबह के जो शायर हैं उनका नाम है जोश मले आबादी, जिनको हम लोग शायर आज़म और शायर इनकलाब के नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोगों ने जोश मले आबादी की सवानी और इनकी अदबी खिदमात से मुतालिक क्लास नहीं देखी है तो आप लोग जाकर के उस क्लास को देख सकते हैं, वो भी यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई है। नज़्म अलबेली सुबह जिस शायरी मजमूए में शामिल है उस शायरी मजमूए का नाम है शोला और शबनम। शोला व शबनम ये शायरी मजमुआ जोश का अहम शायरी मजमुआ है जिसमें अलबेली सुबह के अलावा और भी जो शेफारा या नेट के निसाब में शामिल कुछ नज़में इसी शायरी मजमूए शोला और शबनम में शामिल है जिनकी हम लोग आगे चल करके बात करेंगे। फिलहाल अलबेली सुबह जिस शायरी मजमूए में शामिल है उसका नाम है शोला और शबनम। शोला और शबनम के जिस बाब में ये नज़्म शामिल है वो बाब है दूसरा बाब जिसका नाम है रंगो बू। इस नज़्म की हैयत है पाबंद नज़्म। जोशमल आबादी ने जिस हैयत में इस नज़्म को नज़्मबंद किया है वो हैयत है पाबंद नज़्म। इस नज़्म में कुल 9 अशआर हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं कि नज़्म जिस मौजू पर कलमबंद या नज़्मबंद की गई है वो मौजू है फितरत निगारी, फितरत की अक्कासी या सुबह का मंजर शायर ने हम लोगों के सामने पेश किया है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को नज़्म का तारुफ या इससे मुतालिक अहम निकात समझ में आए होंगे, ज़हन नशीन हुए होंगे। फिर भी एक बार हम लोग इसका रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको आसानी से याद कर पाएंगे। यहाँ पर हमने देखा कि नज़्म अलबेली सुबह के जो शायर हैं उनका नाम है जोश मले आबादी, जिनको हम शायर आज़म और शायर इनकलाब के नाम से भी जानते हैं, इस लक़ब से भी पुकारते हैं। नज़्म अलबेली सुबह जो उसके जिस शेरी मजमूए में शामिल है उसका नाम है शोला और शबनम। शोला और शबनम के भी ये दूसरे बाब जिसका नाम है रंगो बू इसमें शामिल की गई है। हमने देखा कि इस नज़्म को पाबंद नज़्म की हैयत में जो उसके ज़रिए से नज़्मबंद कलमबंद किया गया है। इस नज़्म में कुल 9 अशआर हैं और इस नज़्म के अगर मौजू की हम लोग बात करें तो यहाँ पर फितरत निगारी, फितरत की अक्कासी,
فطرت سے ہم لوگوں کو روبرو کروایا گیا ہے، یا یوں کہیں کہ صبح کے منظر کو اس نظم میں شاعر نے قلم بند کیا ہے۔ ایک بار ہم لوگ اس نظم کو پڑھ لیتے ہیں، ساتھ ہی اب ہم لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اس نظم کے علاوہ جو جوش کی اہم نظمیں ہیں جو شہ پارے میں دی گئی ہے، جن کا نام ہے کسان اور شکست زندہ کا خواب، یہ بھی جوش کے اسی شعری مجموعے شعلہ و شبنم کے باب اول میں شامل ہے، اور اب باب اول کا نام ہے آتش کدہ۔ باب اول کا کیا نام ہے؟ آتش کدہ۔ ہم لوگوں نے کل جوش سے متعلق جو ان کی سوانح حیات دیکھی تھی، اس میں ہم لوگوں نے ان سے متعلق کافی اہم سوالات پر غور و فکر کیا تھا اور ان سوالات کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کی تھی۔ نظم الولی صبح کے شاعر ہیں جوش، جن کی پیدائش 1898 یعنی کہ 1898 میں ملیح آباد میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات 1982 میں اسلام آباد یعنی پاکستان کے ایک شہر اسلام آباد میں انہوں نے 1982 میں وفات پائی تھی۔ اب ہم لوگ ایک بار نظم کو دیکھ لیتے ہیں، نظم کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد مشکل الفاظ سے گزرتے ہوئے ہم لوگ نظم کی تشریح پر چلیں گے۔ نظم کے پہلے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ نظر جھکائے عروس فطرت، جبیں سے زلفیں ہٹا رہی ہے، سحر کا تارا ہے زلزلے میں افق کی لو تھر تھرا رہی ہے، روش روش نغمہ طرب ہے، چمن چمن جشن رنگ و بو ہے، طیور شاخوں پہ ہے غزل خواں، کلی کلی گنگنا رہی ہے، کلی کلی گنگنا رہی ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ ستارہ صبح کی ستارہ صبح کی رسیلی جھپکتی آنکھوں میں ہے فسانے، نگار مہتاب کی نشیلی نگاہ جادو جگا رہی ہے، طیور بزم سحر کے مطرب لچکتی شاخوں پہ گا رہے ہیں، نسیم فردوس کی سہیلی گلوں کو جھولا جھلا رہی ہے، کلی پہ بیلے کی اس ادا سے پڑا ہے شبنم کا ایک موتی، کلی پہ بیلے کی اس ادا سے پڑا ہے شبنم کا ایک موتی، نہیں یہ ہیرے کی کیل پہنے کوئی پری مسکرا رہی ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ شہر کو مد نظر میں کتنی رعایتیں چشم خوں فشاں کی، ہوا بیاباں سے آنے والی لہو میں سرخی بڑھا رہی ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ شلوکا پہنے ہوئے گلابی ہر ایک صبح پنکھڑی چمن میں، رنگی ہوئی سرخ اوڑھنی کا ہوا میں پلو سکھا رہی ہے، فلک پر اس طرح چھپ رہے ہیں ہلال کے گرد و پیش میں تارے، فلک پر اس طرح چھپ رہے ہیں ہلال کے گرد و پیش تارے، کہ جیسے کوئی نئی نویلی جبھی سے افشاں چھڑا رہی ہے، کھٹک یہ کیوں دل میں ہو چلی پھر، کھٹک یہ کیوں دل میں ہو چلی پھر، چٹکتی کلیوں ذرا ٹھہرنا، ہوائے گلشن کی نرم رو میں یہ کیسی آواز آ رہی ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر اس نظم کو پڑھا ہے۔ اب ایک بار ہم لوگ اس نظم سے متعلق مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں کہ شاعر نے کن کن الفاظ سے یہاں پر کیا مراد لی ہے۔ تو مشکل الفاظ آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے ہیں۔ یہاں پر عروس نہیں ہے، یہ عروس ہے۔ عروس سے مراد ہے دلہن۔ عروس سے کیا مراد ہے؟ دلہن۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان مشکل الفاظ کو غور سے پڑھیں گے، غور سے دیکھیں گے اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انہی کے ذریعے ہم لوگ نظم کے تمام ہی بند و اشعار کی تشریح کرنے والے ہیں۔
यहाँ पर उरूस से मुराद है दुल्हन। फितरत हम लोग जानते ही हैं कि कुदरत या प्रकृति को फितरत कहा जाता है। जबी से यहाँ मुराद है पेशानी, माथा। अब हम देखेंगे लो से मुराद है रोशनी और उफुक, जैसा कि हम लोग इससे पहले वाली नज्म में भी देख चुके हैं। उफुक हिंदी में देखा जाए तो क्षितिज को कहा जाता है, और क्षितिज वो बिंदु, वो पॉइंट होता है जहाँ पर जमीन और आसमान एक ही बिंदु पे मिलते हुए नजर आते हैं, यानी कि जमीन और आसमान का वो किनारा जहाँ पर ये दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसके लिए जो लफ्ज है वो है उफुक। आगे देखेंगे शहर से मुराद यहाँ पर है सुबह। रविश रविश हर सिमत हर तरफ या चारों तरफ। रविश रविश से मुराद है हर सिमत हर तरफ या चारों तरफ। नगमा तर्ब से मुराद है खुशी के गीत, खुशी के तराने। तयूर हम जानते हैं कि तयूर एक परिंदा है, एक परिंदे को तयूर कहा गया है, एक किस्म का ये परिंदा है। आगे देखते हैं अगला लफ्ज है निगार महताब। इसके मानी है खूबसूरत चांद। महताब से मुराद हमारी है चांद से, और निगार महताब को देखा जाए तो खूबसूरत चांद से यहाँ पर मुराद ली गई है। अगला लफ्ज है मुतरिब। मुतरिब का मानी है गाने बजाने वाले लोग, वो लोग जो गाना गाते या बजाते हैं, या कोई भी शय जो गाने बजाने वाली है, जो सुरीली आवाज में मौसीकी के तारों को छेड़ती है। फिरदौस यानी जन्नत। नसीम यानी जन्नत की हवा से यहाँ पर मुराद लिया गया है। शबनम हम जानते हैं कि ओस या ओस की एक बूंद को, ओस के मोतियों को शबनम कहा जाता है। आगे देखेंगे बेला। बेला से यहाँ पर मुराद है खुशबूदार एक फूल। बेला क्या है? एक खुशबूदार फूल। आगे देखेंगे चश्मे खूफशा। चश्मे खूफशा, चश्मे यानी आंखें, खूफशा यानी खून बरसाने वाली आंखें। हीरे की कील। हीरे की कील से मुराद है एक ऐसा जेवर जो नाक में पहना जाता है जिसमें हीरे जड़े हुए होते हैं। बयाबान जंगल, सहरा या वीरान। शलूका। शलूका क्या है? ये औरतों का एक लिबास है, एक किस्म का लिबास है। आगे है सुबुक यानी हल्की और नरम। अब हम लोग इस नज्म की तशरीह शेर ब शेर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक क्लास समझ में और पसंद आ रही है। अच्छा, यहाँ पर दो लफ्ज के मीनिंग और है, एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर हिलाल से मुराद है चांद, यानी कि हमारा प्यारा महताब। आगे है गर्दोपेश। इसका मतलब है हर तरफ, हर सिमत, चारों तरफ। अब हम लोग नज्म की शेर ब शेर तशरीह देखेंगे। नज्म अलबेली सुबह। नज्म अलबेली सुबह में शायर ने सुबह के खूबसूरत मंजर को नज्मबंद और कलमबंद किया है। देख लेते हैं। नजर झुकाए उरूस फितरत। उरूस फितरत से हमारी मुराद है यहाँ पर कुदरत की दुल्हन। नजर झुकाए उरूस फितरत, जबी से जुल्फें हटा रही है। यहाँ पर शायर हम लोगों से मुखातिब होकर हम लोगों के सामने सुबह का मंजर पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सुबह का मंजर किस तरह का होता है। शायर कह रहे हैं कि सुबह का मंजर ऐसा लग रहा है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन अपनी पेशानी से जुल्फें हटा रही है। जैसे कोई नई नवेली दुल्हन उसके चेहरे पर उसकी खूबसूरत जुल्फों की जो लटें आ गई है, उन बालों को, उन खूबसूरत जुल्फों को जैसे हटा रही है, हटाने की कोशिश कर रही है, और अंधेरा धीरे धीरे मिट रहा है। शहर का तारा जलजले में, यानी सुबह का जो तारा है वो जलजले के मानिंद फफक रहा है, टिमटिमा रहा है। उफुक की लो थरथरा रही है, और उफुक हमने देखा है कि वो बिंदु, वो पॉइंट जहाँ पर जमीन और आसमान का मिलन होता है, यानी उस जगह पर लालिमा सी छा रही है। उस जगह पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कोई लो थरथरा रही है, दीपक की जैसे कोई लो टिमटिमा रही है, ऐसा महसूस हो रहा है सुबह के वक्त। इस शेर में शायर ने कहा है, शायर की मुराद है कि सुबह कायनात, सुबह का
मंजर एक ऐसा मंजर है जिसमें नई नवेली दुल्हन की तरह महसूस होता है। सुबह कायनात एक नई नवेली दुल्हन की तरह है जो नजर झुकाए हुए अपनी पेशानी से बालों को हटा रही है। यहाँ जबी से मुराद सूरज है और जुल्फें जुल्फें को रात या अंधेरों के मानी में इस्तेमाल किया गया है। रात का अंधेरा गायब हो रहा है, सूरज धीरे धीरे जाहिर हो रहा है। इस रोशनी में सुबह का जिब, सुबह का तारा, रात का तारा डूब रहा है और सुबह का मंजर नजर आ रहा है। चारों तरफ रोशनी फैल रही है। अगले शेर की तरफ चलते हैं। रविश रविश नगमाए तर्ब। रविश रविश यानी चारों तरफ हर सिमत। नगमाए तर्ब गीत गाने वाले, गाने बजाने वाले, हर तरफ गाने बजाने वाले। चमन चमन जश्न रंगबू है। तयूर शाखों पे है तयूर शाखों पे है गजल ख्वां, कली कली गुनगुरा रही है। यहाँ पर शायर की मुराद है कि सुबह के वक्त शायर ने बाग में देखा कि हर तरफ खुशी के गीत गाए जा रहे हैं और चमन में रौनक व बहार आ गई है। परिंदे दरख्तों को डालियों पर परिंदे दरख्तों की डालियों पर चहचहा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, खुशियों के गीत गा रहे हैं और फूलों की कलियां खुशी से गुनगुना रही है। हर तरफ कलियों के चटकने, गुनगुनाने और उनके हरकत करने की बहुत खूबसूरत आवाजें आ रही है और मंजर दिखाई दे रहा है। अगला शेर है। सितारा सुबह की रसीली झपकती आंखों में है फसाने। यानी सुबह का जो सितारा निकल रहा है, यानी जो रोशनी अब हमारे सामने आ रही है, जो सूरज सुबह को लेकर के आ रहा है, उसमें कई तरह के फसाने हैं। वो अपने साथ कई नई कहानियां, कई अफसाने लेकर के आ रहा है। निगार महताब की नशीली निगाह जादू जगा रही है। जो खूबसूरत चांद है, उसकी जो आंखें हैं, रात भर जगा है और जगने की वजह से उसकी आंखों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि अब वो जबरदस्त नींद की आगोश में जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये मंजर देख करके ऐसा लग रहा है कि कोई नशीली निगाह जादू जगा रही है। यहाँ पर शायर की मुराद है कि रात भर जागने के बाद सितारों की आंखें बंद हो रही है और इन आंखों में वही कहानी है जो नई नवेली दुल्हन की आंखों में नजर आती है। वह चांद की खूबसूरती और नशीली निगाहें जादू जगा रही है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आशिक को माशूक की नजरों में दिखाई देता है और उन नजरों को, उन आंखों को देख करके वो अपना होश खो बैठता है। अगला शेर देख लेते हैं। तयूर बज़्म सहर के मुतरिब लचकती शाखों पे गा रहे हैं। तयूर यानी परिंदा, जो सुबह के वक्त लचकती हुई शाखों पर मीठे मीठे और खूबसूरत गीत गा रहे हैं। नसीम फिरदौस की सहेली, यानी जन्नत की तरफ से चलने वाली, जन्नत में चलने वाली हवा से यहाँ पर मुराद है, जो कि फिरदौस की सहेली यानी जन्नत की सहेली है। जो सुबह की हवा चल रही है, उसको महसूस करते हुए ऐसा लगता है कि जैसे सीधे जन्नत से ठंडी और खुशबूदार हवाएं आ रही है और चमन में, बाग में लगे हुए फूलों को मध्यम मध्यम धीरे धीरे झूला झुला रही है। अगला शेर देखते हैं। कली पे बेले की इस अदा से पड़ा है शबनम का एक मोती। यानी बाग में, चमन में जो पौधे, हम देखते हैं कि सर्दी के मौसम में सुबह सवेरे शायर की नजर बेले के खूबसूरत फूल पे पड़ती है जिस पर शबनम के कतरे चमक रहे हैं। शबनम शबनम के कतरे यानी मोती, शबनम की जो ओस की बूंदें हैं वो मोतियों की तरह चमक रही है। नहीं, ये हीरे की कील पहने कोई परी मुस्कुरा रही। और फिर अपनी बात से शायर मुकरते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये कोई ये कोई शबनम के मोती नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दुल्हन ने अपनी नाक में एक मोतियों का खूबसूरत हीरे की कोई कील या कोई जेवर पहना हुआ है, जिसकी वजह से सारी रोशनी छाई हुई है और उसे देख करके सारा मंजर मुस्कुरा रहा है। और इस मंजर को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे कोई परी नाक में हीरे की कील पहने मुस्कुरा रही है। यहाँ शायर ने शबनम को हीरे की कील से और बेले की कली को परी से तशबीह दी है। यानी
खूबसूरत मंजर को हमारे सामने पेश किया है। अगले शेर की तरफ चलते हैं। शहर को मद्देनजर में कितनी रियायतें चश्मे खूं फशा की, हवा बयाबां से आने वाली लहू में सुर्खी बढ़ा रही है। यहाँ पर शायर की मुराद है, चश्मे खूं फशा से यहाँ पर शायर की मुराद है सुबह की लालिमा, यानी खून बरसाने वाली आंखें नहीं है, वो आंखें जिसमें लालिमा छाई हुई है। मुराद सुबह की लालिमा से है, जिसकी वजह से शहर जिसकी वजह से चारों तरफ एक लाल चमकदार रोशनी फैल गई है और सुबह का तमाम ही मंजर इस लालिमा, इस सुर्खी का मुंतजिर यानी इसका इंतजार कर रहा होता है। और जब इस लालिमा की पहली किरण, इसका अक्स जब सहरा और बयाबान पे पड़ता है तो वो सारा समा सुर्ख और लाल लालम लाल यानी कि लालिमा सब पे छा जाती है। हवा सुबह के वक्त आसमान की सुर्खी को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। अगले शेर की तरफ चलते हैं। शलूका पहने हुए गुलाबी, हर एक सुबह पंखुड़ी चमन में। शायर कहता है कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे चमन की हर एक पंखुड़ी ने गुलाबी रंग का एक लिबास पहन लिया है। रंगी हुई सुर्ख ओढ़नी का हवा में पल्लू सुखा रही है, यानी गुलाबी रंग से रंगी हुई ओढ़नी का पल्लू सुबह के मंजर में दुल्हन अपना पल्लू सुखा रही है। यहाँ शायर कहता है कि बाग में तमाम नर्म और नाजुक पंखुड़ियां गुलाबी रंग का शलूका यानी वो लिबास पहने हुए जो गुलाबी रंग का है पहने हुई है, और उस पर लाल रंग से रंगी हुई ओढ़नी का किनारा लगा हुआ है और उस किनारे को दुल्हन सुखा रही है। सुबह सवेरे बाग का एक दिलकश मंजर है जिसे शायर ने बखूबी पेश किया है हमारे सामने। अगले शेर की तरफ चलते हैं। फलक पर इस तरह छुप रहे हैं हिलाल के गर्दोपेश तारे कि जैसे कोई नई नवेली जबी से अफशा उठा रही है। यहाँ पर शायर कह रहा है कि सुबह के इस मंजर को पेश करते हुए शायर कहता है कि जब आसमान के सितारे चांद के करीब आ जाते हैं, सुबह का यह मंजर देखकर शायर का गुमान है इस नई नवेली दुल्हन की तरफ जाता है, और नई नवेली दुल्हन को देखकर हमारे दिमाग में जो ख्याल आता है उसको शायर ने यहाँ पर नज़्मबंद किया है। और शायर कह रहे हैं कि जैसे कोई नई नवेली दुल्हन अपनी पेशानी पर लगे हुए सोने और चांदी के बारीक कतरन को हटा रही है, और वो इसके चेहरे, वो जो बारीक कतरन है सोने और चांदी की जो चमक है उसके चेहरे पर लगी हुई है, वो इसके चेहरे के चारों तरफ इर्द गिर्द लगी हुई है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे सुबह की नई नवेली दुल्हन उस चमक को, उस जेवर को अपने पेशानी से हटाने की कोशिश कर रही है। अगला शेर देख लेते हैं जो कि इस नज्म का आखिरी शेर भी है। खटक ये क्यों दिल में हो चली फिर, चटकती कलियों जरा ठहरना, हवाए गुलशन की नर्म रो में ये कैसी आवाज आ रही है। यहाँ पर शायर थोड़ी सी खटक महसूस करता है, उसको जरा सा अंदेशा होता है, और शायर कहता है कि कलियों के चटकने की आवाज के साथ साथ शायर को एक और आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसके दिल में एक सवाल पैदा होता है कि ये किसकी आवाज है, ये आवाज किस सिमत से आ रही है, और हो ना हो ये आवाज उसके किसी महबूब की हो सकती है। इस तरह ये सुबह शायर के लिए अलबेली सुबह हो जाती है। और इस नज्म में हमने देखा कि शायर ने सुबह का एक खूबसूरत मंजर हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने ला करके पेश किया है। तो चलिए इस उम्मीद के साथ आज की हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म हो रही है कि आप इस क्लास को पसंद करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक और अगली नई और बेहतरीन क्लास के साथ जो हमारे निसाब में शामिल होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़।